जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज देखते हैं हम लोग प्रतिष्ठा जगत को। प्रतिष्ठा जगत में देखेंगे इसके प्रकार और सभी प्रकार के बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ना टाइम वेस्ट करते हुए। तो प्रतिष्ठा जगत, तो प्रतिष्ठा जगत जो होता है, तो प्रतिष्ठा जगत किसने दिया था? तो प्रतिष्ठा जगत जो था हमारा हैकल साहब ने दिए थे। कौन दिए थे? हैकल साहब ने। तो हैकल साहब ने प्रतिष्ठा जगत को तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली में दिए थे। तो अब वर्गीकरण प्रणाली क्या होता है, तो जब इसके आगे हम पढ़ चुके हैं कि वर्गीकरण क्या होता है। तो पूरे जितना भी दुनिया में जितना भी जीव था सभी को क्या किया गया, अध्ययन के लिए, सभी को सुरक्षित अध्ययन के लिए अलग अलग वर्गीकरण जगत में बांटा गया, अलग अलग जगत में बांटा गया। तो जिसमें कि पहले दो जगत प्रणाली में बांटे थे। कौन? कार्ल लिनियस ने, जिसको पूरा दुनिया में जितना भी जीव है दो जगत प्रणाली में बांटे थे। कौन? कार्ल लिनियस। उन्होंने कौन जगत, एक पादप जगत था, एक जंतु जगत था। तो पादप जगत में जिसमें कोशिका वृद्धि पा रहा था उसको पादप जगत में रख दिए थे, और जिसकी सेल में कोशिका वृद्धि नहीं पा रहा था उसको क्या रखने, जंतु जगत में रख दिए थे। तो अगला वैज्ञानिक जब ये हैकल साहब आए तो इन्होंने कहा नहीं ये गलत है। गलत नहीं, तुम्हारा कहना भी सही है, लेकिन क्या कि तुम एक कोशिकीय बहुकोशिकीय सबको रख दिया के में, जंतु में तो कोशिका भित्ति इसकी सेल में नहीं पा रहा, इसको अलग कर दिया, ठीक है। लेकिन जब ये जो पादप जगत में जितना तुमने जीव को रखा है सब क्या है, इसमें एक कोशिकीय भी रख दिया, बहुकोशिकीय भी रख दिया, जिसमें कोशिका भित्ति रख रहा है, सब पादप जगत में रख दिया। तो बोले ना इससे पादप जगत से अलग करना होगा। कौन? बोले हैकल। और उन्होंने क्या किया कि जब पादप जगत में जो था एक कोशिकीय जीव थे उसको अलग कर दिया, और जो बहुकोशिकीय था उसको पादप जगत में रहने दिए। कौन? हैकल। तो एक कोशिकीय जीव को अलग करके एक नया जगत बना जिसका नाम क्या रखा? प्रोटिस्टा जगत। तो प्रतिष्ठा जगत को अलग किसने किया? तो हैकल साहब ने किया। किसके आधार पर किया? तो शरीर के संरचना के आधार पर, मानी कि एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, उसके आधार पर क्या की इन्होंने एक अलग जगत बना दिया जिसका नाम क्या था? प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत को कौन दिए? तो हैकल साहब ने हमारे दिए। तो प्रोटिस्टा जगत याद रखिएगा, आगे देखिए। प्रोटिस्टा जगत हैकल ने दिए थे तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली में, ठीक हो गया। ये एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक होते थे। एक कोशिकीय हुए करेगा, कोशिकीय के कारण इसको अलग किया गया था कि क्योंकि प्रोटिस्टा जगत के जीव जितना भी एक कोशिकीय जीव था उसको किसमें? प्रोटिस्टा जगत में रख दिया। और यूकेरियोटिक होते हैं। यूकेरियोटिक मतलब सुकेंद्र की, यानी कि जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से उपस्थित होता है। और यूकेरियोटिक होता है क्या? यूकेरियोटिक यानी जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से उपस्थित रहेगा, ठीक है। और होता है कि यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक में जो होता है पूर्ण रूप से केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। देख लेते हो ये कैसा होता है प्रतिष्ठा जगत, एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक होते हैं ये। अगर देखते हैं ये जलीय जीव है, यानी कि जो प्रतिष्ठा जगत के जीव होता है ये कहाँ मिलते हैं? हमारे जल में मिलते हैं। ये जलीय जीव है। कौन? प्रतिष्ठा जगत के जीव। और ज्यादातर जलीय जीव है ना, तो जलीय में भी ज्यादातर जो होता है ये कहाँ मिलते हैं? तो जल जल भी दो प्रकार का होता है, एक लवणीय जल, एक अलवणीय जल, यानी कि स्वच्छ जल, एक लवणीय जल। तो लवणीय जल हमारे कहाँ मिलता है? समुद्र में, स्वच्छ जल भूमि के अंदर जिसको हम पीते हैं, पीने योग्य होता है। तो ज्यादातर ये समुद्रीय जल में मिलते हैं। कौन? प्रतिष्ठा जगत के जीव, ये जलीय जीव है। अब पोषण के आधार पर जो वर्गीकरण वर्गीकरण प्रतिष्ठा जगत को जो है पोषण के आधार पर वर्गीकरण किया गया। किसके आधार पर? पोषण के आधार पर। तो प्रतिष्ठा जगत में पोषण की बात करें प्रतिष्ठा जगत में, तो इसमें पोषण जो होता है स्वपोषण भी होता है, परपोषण भी होता है, यानी कि स्वपोषी भी होते हैं इसके जीव, परपोषी भी होते हैं, और मिश्रित पोषी भी होती है। अब मिश्रित पोषी क्या होता है? तो मिश्रित पोषी यानी कि स्वपोषी भी होगा, परपोषी भी होगा। क्या होगा? स्वपोषी भी होगा, परपोषी, यानी कि दिन में प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन खुद स्वयं बनाएगा और रात में किसी को मार कर खाएगा। समझ गए? तो उसके अंदर उसका एग्जांपल क्या है? यूग्लिना। यूग्लिना जो क्या करता है? डाइएटम और डाइनोफ्लेजिलेट को उसके करता है, मार के खाता है। चलिए आगे देखिए, समझ में आएगा एक एक करके। ये पोषण के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया। तो पहले क्या है? स्वपोषी। तो स्वपोषी के अंतर्गत किसको किसको रखा गया? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट और यूग्लिनोइड को रखा गया। तो पहले स्वपोषी है, स्वपोषी यानी उत्पादक जो कि अपना वजन स्वयं बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग स्वपोषी। तो इसके अंदर किसका किसको रखा गया? तो क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट और यूग्लिनोइड को रखा गया। अब परपोषी देखते हैं। तो परपोषी भी प्रकार होते हैं जिसमें कि मृतोपजीवी, यानी कि मृतोपजीवी कहने का मतलब हुआ वैसा जीव जो कि अपना भोजन किसी सड़े गले या मरे शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मृतोपजीवी। तो वही परपोषी में क्या मृतोपजीवी होते हैं, जिसको कौन इसका कौन है? तो अपंकवक। मृतोपजीवी का कौन है? अपंकवक। और परपोषी 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 यानी कि जो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाकर किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसका एक प्रकार है मृतोपजीवी, जिसका कि उदाहरण क्या? अपंकवक। और उसके बाद परपोषी में एक परजीवी, जो कि परजीवी क्या होता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, यानी कि दूसरे जीव पर क्या करता है? दूसरे जीव से उसको मार करना है। ये मरे सड़े गले से होता है अपना पोषण, जबकि ये क्या करता है? दूसरे जीव से सट के पोषण लगता है। जैसे कि
जब देखते होंगे ये बालों में जुआ हो जाता है, माथा से वो क्या करता है, अपना मेरा खून लेकर वो अपना पोषण प्राप्त करता है, मच्छर हो गया, और ये बहुत सारे ऐसे जीव हो गए जैसे जोक हो गया, ये सब क्या करते हैं, दूसरे जीव से सट के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वही सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, सब परजीवी के अंतर्गत, यानी परपोषी में भी किसका, परजीवी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका क्या है, प्रोटोजोआ की एग्जांपल। तो ये जो देख रहे हैं स्वपोषी है, स्वपोषी के किसमें कौन कौन आ रहा है, स्वपोषी में गैसोफाइट, डाइनोफ्लिजिलेट और यूग्लिनोइड। तो ये क्या है, ये एक समूह है, ठीक है, ये स्वपोषी है, इसका ये समूह है, ये एग्जांपल नहीं, ये क्या है, तो ये क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लिजिलेट और यूग्लिनोइड क्या है, एक समूह है। इसके अंतर्गत कई सारे जीवाणु बोलते हैं, कई सारे प्रोटिस्टा जगत के जीव जो होंगे, इसके अंदर कई सारे आएंगे, एग्जांपल में देखेंगे भी, तो एक एक करके सभी के बारे में देखेंगे। ये जो है क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लिजिलेट और यूग्लिनोइड, अपंकवक और ये प्रोटोजोआ क्या है, एक समूह का नाम है। तो प्रोटिस्टा जगत के सुपोषी में कौन कौन से समूह आ रहे हैं, तो क्राइसोफाइट आ रहे हैं हमारा, डाइनोफ्लिजिलेट आ रहा है और यूग्लिनोइड आ रहा है। जिसमें के भी जानेंगे हम किसके बारे में, तो क्राइसोफाइट के बारे में। तो क्राइसोफाइट के बारे में जानेंगे, तो क्राइसोफाइट के बाद जानेंगे हम डाइनोफ्लिजिलेट के बारे में, उसके बाद जानेंगे यूग्लिनोइड के बारे में। अभी हम पहले सबसे पहले जानते हैं क्राइसोफाइट के बारे में। तो क्राइसोफाइट के बाद क्या होता है, क्राइसोफाइट इसके अंतर्गत दो प्रकार के जीवों को रखा गया है, यानी क्या, क्राइसोफाइट एक बताएं समूह है, इसके अंदर कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के जीवों को रखा गया है, जिसका पहला का नाम क्या है, तो डायएटम, दूसरा का नाम क्या है, सुनहरे सेवल। तो इसमें से जो मुख्य जीव है वो क्या है, डायएटम है। ये सोपोसी के अंतर्गत कौन समूह का रखा गया है, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लिजिलेट और यूग्लिनोइड। जिसमें हम किसको देख रहे हैं, तो क्राइसोफाइट को देख रहे हैं। तो क्राइसोफाइट जो इसके अंतर्गत दो प्रकार के जीवों के रखा गया, किसके अंतर्गत, तो क्राइसोफाइट के अंतर्गत। तो क्राइसोफाइट के अंतर्गत दो प्रकार के जीवों को रखा गया, कौन कौन, तो डायएटम और सुनहरे सेवल। तो सबसे पहले आपको जानना सुनहरे डायएटम के बारे में। मुख्य जीव जो इसका मुख्य जीव पूछेगा कि क्राइसोफाइट के अंदर मुख्य जीव कौन है, तो ये डायएटम है। सुनहरे सेवल के बारे में बस इतना जान लीजिए कि ये इसका एक और नाम इसको क्या बोलते हैं, डेस्मिड भी बोलते हैं। किसको, सुनहरे सेवल को एक क्या बोलते हैं, डेस्मिड भी बोलते हैं। बस इतना ही जान लीजिए, इतना काफी है। आप इस मेन जीव कौन इसमें, तो डायएटम है। तो डायएटम के बारे में हम पूरा जानकारी लेंगे। अब देख रहे हैं डायएटम को, ये दोनों प्रकार के जल में रहते हैं। कौन, तो डायएटम दोनों प्रकार के जल में, यानी कहने का मतलब हुआ कि यानी कि शुद्ध जल, यानी कि अलवणीय जल और लवणीय जल जो कि समुद्र में मिलता है, दोनों में रहता है। समुद्रीय जल और शुद्ध जल दोनों में रहता है। कौन, तो ये हमारा डायएटम। डायएटम क्या है, क्राइसोफाइट समूह के अंतर्गत आता है कौन, डायएटम। और सुनहरे सेवल जिसमें डायएटम को देख रहे हैं, और डायएटम दोनों प्रकार के जल में रहता है। पानी में मुख्य उत्पादक डायएटम है, यानी उत्पादक किसको बोलते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो जैसे कि पेड़ पौधा क्या उत्पादक है, तो पानी में जो मुख्य उत्पादक है जो कि अपना भोजन स्वयं बनाता है पानी में, जैसे पानी में तो ये सुनहरे सेवल ही अपना भोजन बनाते हैं। जितने भी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जीव आते हैं सोपोसी में, जैसे कि क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लिजिलेट और यूग्लिनोइड, सब क्या है, सब अपना भोजन सब बनाते हैं भोजन प्रकाश संश्लेषण से, क्योंकि सोपोसी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इसमें से मुख्य जीव जो होगा, मुख्य जीव जो कौन है, क्राइसोफाइट के अंदर मुख्य जीव कौन है, डायएटम। तो इन सभी से, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लिजिलेट से और यूग्लिनोइड से और क्राइसोफाइट से भी, इसमें से सबसे अधिक, यानी कि ये समझ लें कि जल में जितना भी जीव होता है जो कि अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसमें से सबसे अधिक जो बनाता है भोजन, सबसे मुख्य उत्पादक जो है कौन है, तो डायएटम है हमारा। तो ये दोनों प्रकार के जल मिलते हैं डायएटम, और ये मुख्य उत्पादक है पानी में, ठीक है। कौन, तो डायएटम। और डायएटम पादप प्लावक होते हैं। पादप प्लावक यानी कि पादप प्लावक आने का मतलब क्या हुआ, कि पादप प्लावक यानी कि पादप जो होता है वैसा पादप जो प्लावक करता है, यानी कि तैरता है किसी पानी के सतह पर। तो वैसे ऐसे छोटे जीव होते हैं कुछ जो कि क्या करते हैं, पानी के सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से जिधर जिधर जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पादप प्लावक। तो डायएटम क्या हमारा पादप प्लावक है, यानी कि पानी के ऊपर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, समझ गए। इसकी कोशिका भित्ति कठोर होती है। किसकी कोशिका भित्ति, तो डायएटम के बाद इसकी कोशिका भित्ति कठोर, इतनी कठोर होती है, इसे आग से, उसके बाद अम्ल से, या फिर उच्च तापमान से इसको कुछ क्षति नहीं पहुंचता। इसको इस सहन करने की क्षमता इसमें होती है। किसमें, तुम्हारा इसकी कोशिका भित्ति में। किसकी, तो डायएटम की। इसकी कोशिका भित्ति कठोर होती है जो आग, अम्ल तथा उच्च ताप को झेल सकती है, जिसे क्या कहते हैं, फिस्ट्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिस्ट्यूल कुछ नहीं, फिस्ट्यूल कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, डायएटम की कोशिका भित्ति है। क्या है डायएटम की
कोशिका भित्ति। कौन? फ्यूस्टूल। फ्यूस्टूल क्या है? तो डाई एटम की कोशिका भित्ति जो दो चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला है एपिथीका और दूसरा हाइपोथीका। एपिथीका और हाइपोथीका क्या है? तो कोशिका भित्ति का जो दो लेयर है जो किसको बना रहे हैं? तो फिस्टूल। फिस्टूल क्या है? तो डाई एटम की क्या है? कोशिका भित्ति। डाई एटम की कोशिका भित्ति जो कि उच्च ताप, अम्ल और वर्षा को झेल रही है, वो क्या, उसका नाम क्या है? तो फिस्टूल है। ये फिस्टूल किस चीज से मिलकर बनी होती है? तो एपिथीका और हाइपोथीका से। कंफ्यूज तो नहीं है कि डाई एटम है? तो डाई एटम की सबसे पहले इसका देख लिया कि दोनों प्रकार के जल में मिलते हैं। ये मुख्य उत्पादक है जल में। डाई एटम क्या है? पादप प्लावक यानी पानी की सतह पर तैरते हैं, ठीक है। इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है? कठोर होती है, जो आग, अम्ल तथा उच्च ताप को झेल रहे हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? फिस्टूल बोल रहे हैं। तो फिस्टूल जो होते हैं किससे बने होते हैं? एपिथीका और हाइपोथीका से बनी होती है। किससे बनी होती है? एपिथीका और हाइपोथीका। बोलेगा फिस्टूल क्या? फिस्टूल जो डाई एटम की कोशिका भित्ति है। तो एपिथीका और हाइपोथीका जो होती है ये ऐसे मिलते हैं। देखिए जैसे कि कोशिका, आप साबुनदानी देखें, साबुनदानी क्या होती है कि एक परत नीचे से होता है, एक तरफ ऊपर से होता है ना। इसके बीच में क्या रखा जाता है? साबुन रखता है। तो वही प्रकार इसमें भी होता है उसी तरह से। किसमें? डाई एटम में। डाई एटम की जो कोशिका होती है नीचे से होती है, दूसरा ऊपर से होती है। ऊपर से एपिथीका और नीचे से हाइपोथीका रहता है। उसके बीच में जो होता है क्या होता है? डाई एटम। ऐसे समझिए आप लोग शिप देखें, शिप क्या होता है? एक नीचे से उसका कवच रहता है, ऊपर से उसमें जो होता है, जो उसका मेन जीव जो होता है उसमें क्या, उसके अंदर होता है जो जीव होता है, ऊपर से एकदम हार्ड रहता है। तो वही जो है उसकी कोशिका भित्ति जो है डाई एटम की, वो क्या कहते हैं? उसी की तरह से रहते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे रखते हैं कुछ इस प्रकार से, एक ऊपर से रहेगी और एक नीचे से रहेगी। एक ऊपर से एपिथीका, नीचे से हाइपोथीका रहेगी, उसके बीच में जो रहेगा वही रहेगा। इसमें क्या मुख्य जीव रहेगा इसमें, समझ गए? ये डाई एटम रहेगा। उसके बाद अब डाई एटम के बारे में जान रहे हैं। मृत डाई एटम यानी कि जो मर जाता है डाई एटम, जो डाई एटम जो है वो मर गया, मृत हो गया, तो क्या होता है? तो डाई एटम जो मृत होने पर तो जो उसकी कोशिका भित्ति बच जाती है। तो डाई एटम जो उच्च अम्ल, ताप, वर्षा सबको झेल रहा था, कौन? डाई एटम। जब डाई एटम बन गया तो उसकी कोशिका भित्ति रहेगी ना, तो वो क्या होता है? पानी के नीचे बैठ जाता है। क्या होता है? जो पानी प्लावक है पानी पर तैर रहा था, लेकिन जब मर गई तो क्या हो रहा है? पानी के नीचे जाके, पानी की सतह पर, यानी कि समुद्र में मिल रहा है, समुद्र की जाके सतह पर क्या होगा? बैठ जाएगा। जब लहर आएगी तो किनारा लगेगा थोड़ा बहुत। तो जो वही जो होता है उसका मिट्टी जो वन नीचे बैठ जाता है, मृत जो होता है, मृत डाई एटम। तो उसकी जो उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं पता है आप लोगों को? ये तो उच्च अम्ल, ताप, वर्षा सबको झेल रहा, तो इसका उपयोग जो करता है वहां से मिट्टी ला करके, चिमनी देखें, चिमनी जिसको बोलते हैं ईंट भट्टी, तो उसको क्या करता है? उसको उसमें लेपाई करता है, यानी कि जो उच्च आग ताप से झेल सकता, चिमनी भट्टी में भी इसका उपयोग होता है। यानी कि उच्च ताप यानी अम्ल को झेल रहा है, इसीलिए उसका चिमनी भट्टी जो होता है जहाँ ईटा पकता है उसमें उसकी दीवार को लेप देते हैं इसी से। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो टूथपेस्ट में होता है, जो हम ब्रश करते हैं टूथपेस्ट, उसमें भी होता है, पेंट में होता है, पॉलिश में होता है, समझे ना? इसका डाई एटम, मृत डाई एटम का उपयोग। मृत डाई एटम का डाई एटमी मृदा कहते हैं। तो मर जाता है डाई एटम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाई एटमी मृदा बोलते हैं, या डाई एटोमाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइटोमाइट बोलते हैं, समझ गए? उसके बाद इसका उपयोग कहाँ होता है? किसका उपयोग? तो मृत डाई एटम का, जीवित का नहीं, मृत डाई एटम का उपयोग कहाँ होता है? तो पेंट में होता है, पॉलिश में होता है, टूथपेस्ट में होता है, समझ गए? अब और जो जीवित जो होता है डाई एटम, इसका उपयोग देखिए कहाँ पे होता है? जीवित डाई एटम का उपयोग होता है ये प्रदूषक सूचक के रूप में, प्रदूषक सूचक के रूप में, यानी कि जो होता है मृत जो डाई एटम जो होता है प्रदूषित जल में नहीं फैलता, प्रदूषित जल में नहीं फैलता है। इसको जहां पर, यानी कि ये प्रदूषित जल में नहीं फैलता, जहां पर दिया उसको जल में, देखा कि इसका जनसंख्या नहीं बढ़ रहा, यानी कि क्या है? ये प्रदूषित जल है, ये प्रदूषित जल में नहीं फैलता। इसका उपयोग जो होता है डाई एटम का प्रदूषक सूचक के रूप में भी होता है, ठीक है? प्रदूषक सूचक के रूप में भी होता है, प्रदूषित जल में ये वृद्धि नहीं करते। समझ गए? समझ गए हम लोग क्राइसोफाइट के स्वपोषक के अंदर क्राइसोफाइट को हम लोग समझ गए। अब देखेंगे किसको? तो डायनोफ्लेजिलेट को और यूग्लिनोइड को। क्राइसोफाइट को हम लोग देख लिए, अब देखेंगे डायनोफ्लेजिलेट। तो डायनोफ्लेजिलेट हमारे कैसे होते हैं? डायनोफ्लेजिलेट यानी दो, फ्लेजिलेट यानी फ्लेजिला, इसमें क्या होगा? दो फ्लेजिला होगा, इसी के आधार पर इसका नाम क्या होगा? डायनोफ्लेजिलेट, यानी इसमें दो का साविका मिलेगा। चलिए देखते हैं इसको बारी बारी से। ये हरे, पीले, भूरे, नीले, लाल रंग के हो सकते हैं। कौन? तो डायनोफ्लेजिलेट कौन कौन के रंग से हो सकते हैं? तो हमारे पीले, भूरे, नीले, लाल रंग के हो सकते हैं। किसके कारण? तो अलग अलग वर्णकों के कारण। वर्णक यानी पिगमेंट क्या होता है? वो रंग देने का काम करता है, जैसे क्लोरोफिल हरा रंग देता है,
उसी प्रकार ये क्या होता है, पिगमेंट जो होता है रंग देने का काम करता है, वर्ण जो होता है रंग देने के काम करता है। तो लाल है, कोई कोई डायनोफिल लाल होगा, कोई पीला होगा, कोई भूरा होगा, जब किसके कारण, तो अलग अलग वर्णकों के कारण। ये लवणीय जल में मिलते हैं, यानी कि लवणीय जल यानी समुद्री जल में, यानी जिसमें जिस जल में लवण की मात्रा होगी उसमें मिलते हैं कौन, हमारे डायनोफिलिजेट। लेकिन क्राइसोफाइट जो क्या था, क्राइसोफाइट लवणीय और लवणीय दोनों में मिल रहा था। अब देखिए आगे, इसकी कोशिका वृत्ति कठोर होती है, इसकी भी कोशिका वृत्ति कठोर थी हमारी क्राइसोफाइट की। तो डायनोफिलिजेट की भी कोशिका वृत्ति क्या होती है, कठोर होती है, जो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है, जिससे क्या बोलते हैं, तो लेरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेरिका। जबकि इसकी कोशिका वृत्ति, क्राइसोफाइट की कोशिका वृत्ति किससे बनी थी, हमारी एपिथिका और हाइपोथिका से बनी थी। किससे बनी थी, एपिथिका और हाइपोथिका से। लेकिन जब इसमें इससे किससे बने, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बने, जिससे क्या बोल रहे हैं, तो लेरिका बोल रहे हैं। लेरिका क्या बोल रहे हैं, तो लेरिका बोल रहे हैं। आगे देखिए, इसमें दो कशाभिका मिलती है, किसमें, इसमें डायनोफिलिजेट फ्लैजेला, इसमें कितनी मिलती है, दो। इसमें दो कशाभिका मिलती है, सल्कस, एक कशाभिका का नाम सल्कस है, दूसरा कशाभिका का नाम क्या है, एन्यूलस है। क्या है, कशाभिका का नाम एक सल्कस है, दूसरा कशाभिका का नाम क्या है, तो एन्यूलस है। अब गोनियालाइक्स और जिम्नोडियम, यही दोनों जो होता है समुद्र में लाल तिरंगे के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो गोनियालाइक्स और जिम्नोडियम क्या है, तो डायनोफ्लिजिलेट है। पूछे डायनोफ्लिजिलेट क्या, तो डायनोफ्लिजिलेट प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। प्रोटिस्टा जगत के समूह में कौन, डायनोफ्लिजिलेट। इसका उदाहरण क्या है डायनोफ्लिजिलेट का, गोनियालाइक्स और जिम्नोडियम, जो क्या करता है, समुद्र में लाल तरंगे देने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी जो समुद्र में तरंग उठता है वो लाल दिखाई देता है, किसके कारण, तो इसी के कारण, गोनियालाइक्स और जिम्नोडियम के कारण। समझ गए डायनोफ्लिजिलेट को, क्राइसोफाइट डायनोफ्लिजिलेट देख लिए। अब देखेंगे किसको, यूग्लिनोइड को। यूग्लिनोइड कैसे होते हैं, तो एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक होते हैं। ये तो पूरे प्रोटिस्टा जगत में जितने जीव आते हैं सब एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक होते हैं। तो देख लिए पहले कि क्राइसोफाइट भी हमारा एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक होगा, डायनोफ्लिजिलेट भी होगा और यूग्लिनोइड भी होगा। जितने प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आएंगे सब कैसे होंगे, कोशिकीय और यूकेरियोटिक होंगे। तो ये भी होगा करेगा, ये तो सिंपल सी बात है। यूग्लिनोइड भी कैसा होगा, एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक होगा। ज्यादातर स्वच्छ जल में मिलते हैं, यानी कि जो ज्यादातर जो होते हैं यूग्लिनोइड कैसे जल में मिलते हैं, स्वच्छ जल में, यानी पीने योग्य जल में, लवणीय जल में नहीं, स्वच्छ जल जो इसको हम पीते हैं, जो धरातल से निकलता है वो क्या होता है, स्वच्छ जल होता है, पीने योग्य होता है। तो वही जल में ज्यादातर मिलते हैं कौन, यूग्लिनोइड। इसमें कोशिका वृत्ति नहीं मिलती है रे बाबा, इसमें तो कठोर कोशिका वृत्ति मिल रहा था, जब पेक्टिन और किससे, सेलुलोज से बना था, डायनोफ्लिजिलेट का। इसमें किससे बना था, एपिथिका और हाइपोथिका से। और ये यूग्लिनोइड है, इसमें क्या मिल रहा है, कोशिका वृत्ति मिल ही नहीं रहा है। इसे इसीलिए तो दोनों मिल रहा था, कोशिका वृत्ति मिल रहा था, मजबूत था कोशिका वृत्ति, इसको मजबूती प्रदान कर रहा था। कहा था चल देख ले अम्लीय जल में, अम्लीय जल जहाँ वहां देख ले, समुद्र में मिल रहा था कौन, ये दोनों। ऐसे बेचारा में कोशिका वृत्ति है ही ना, जब अम्लीय जल में जाएगा तो हम पूरा क्षति पहुंच जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ना बबुआ हम राबो जे, कहाँ स्वच्छ जल में राबो हम। इसमें कोशिका वृत्ति ना मिलती है, किसमें, यूग्लिनोइड में। आकार बनाए रखने का कार्य प्रोटीन का करता है, यानी देख समझिएगा, जब कोशिकीय जीव या छोटे छोटे जीव होते हैं उसमें तो ये इसमें तो हड्डी उड्डी पाल नहीं जाता होगा, हाँ, जो कि आकार बनाए रखने का काम करता है। हमारे शरीर में मान लो कि हड्डी नहीं है, ठीक है, क्या होगा, मांसपेशियां सिर्फ रहता, पता चलता जहां तहां से लुचुर पुचुर रहता, हम खड़ी भी नहीं रह पाते क्या, नहीं ना। तो हमारे शरीर में हड्डी क्या कर रहा है, आकार प्रदान करने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो निश्चित आकार दे रहा है, क्या कर रहा है, कंकाल की तरह काम कर रहा है। तो जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसमें क्या करता है, कोशिका भित्ति जो होता है ना, वही उसको क्या करता है, तो आकार देने का काम करता है उसको। लेकिन इसमें जो है कोशिका भित्ति यूग्लिनोइड में पाले नहीं जा रहा है, तो क्या करेगा भाई, इसमें प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, प्रोटीन का आवरण होता है ऊपर, जो क्या करता है, इसको आकार देने का काम करता है, किसमें, तो यूग्लिनोइड में। समझे, आकार बनाने का कार्य होता है, प्रोटीन का आवरण करता है, किसमें, इसमें, यानी कि यूग्लिनोइड में। यूग्लिना का अग्रभाग अंदर की तरफ मुड़ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, अंतर्वलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर्वलन। फिगर आपको बताएंगे, चलिए पहले बताते हैं, देख लीजिए पूरा। यूग्लिना का अंतर्भाग आगे तरफ मुड़ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, अंतर्वलन बोलते हैं। यूग्लिना के अंतर्वलन में दो कशाभिका मिलती है, जिसे वह गति देती, मतलब जो यूग्लिना जो होता है इसमें दो कशाभिका मिलती है, जो क्या करते हैं, उसको यूग्लिना को गति देने का कार्य करता है। आप बोलेंगे सर हम यूग्लिनोइड पढ़ रहे हैं, आप यूग्लिना बता रहे हैं, तो अरे यूग्लिनोइड है ना, इसी का एग्जांपल है यूग्लिना। इसका क्या एग्जांपल है, यूग्लिना। मिल नहीं रहा है, इसको देख लो, यूग्लिनोइड यूग्लिना, इसी का उदाहरण, यूग्लिनोइड का उदाहरण है क्या है, यूग्लिना। तो यानी कि इसे हम यूग्लिना बता रहे हैं, यूग्लिनोइड के अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे सभी में ऐसा ही होगा, किसे,
तो इसका एग्जांपल क्या है यूग्लिना। तो इसका अग्रभाग क्या होगा, तो अंदर की तरफ यूग्लिना के अंदर की तरफ अग्रभाग मुड़ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, अंतर्वलन बोलते हैं। देखिए अंतर्वलन बोलते हैं यूग्लिना के अंतर्वलन में, यानी कि यूग्लिना जो होगा जो अंदर तरफ मुड़ जाता है उसी से निकलता है क्या हमारा कशाभिका। जो दो कशाभिका होता है, एक छोटा कशाभिका होता है, एक बड़ा कशाभिका होता है, समझे। तो क्या करता है, तो यूग्लिनोइड में यानी यूग्लिना में क्या करता है, गति देने का काम करता है, समझे। प्रकाश दीर्घ बिंदु यानी प्रकाश दीर्घ बिंदु, प्रकाश दीर्घ बिंदु पहले फिगर सब समझिएगा, पहले इसको समझिए। ये हमारा बना रहे हैं यूग्लिना, यूग्लिना और ये बाबा बन जा, ये अंदर की तरफ क्या हुआ, इसका मुड़ गया, ठीक है। और सट जा, ये आया आया आया, ये आया अंदर की तरफ मुड़ गया है बाबू, समझे। ये जो अंदर की तरफ मुड़ गया ये क्या कहलाया, हमारा अंतर्वलन कहलाया। क्या कहलाया, अंतर्वलन कहलाया, ठीक है। और इसी से हमारे दो कशाभिका निकलते हैं, दो कशाभिका, एक बड़ा वाला एक कशाभिका छोटा वाला, समझे। दो कशाभिका निकल गई। आप बोलिए क्या बोल रहे हैं, इसमें दो कशाभिका जो गति देने का काम करती है, जो मुड़ा इसको क्या बोल रहे हैं, जो अंतर्वलन बोल रहे हैं। और इसके तो अब इतना समझ देख लिए। प्रकाश दीर्घ बिंदु, प्रकाश दीर्घ बिंदु क्या होता है, इसमें जो जो होता है ना, इसमें इसी में यानी कि अंतर्वलन में दो वो बिंदु पाए जाते हैं, यहाँ ऐसे अरे अरे ऐसे, प्रकाश दीर्घ बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश दीर्घ बिंदु। तो प्रकाश दीर्घ बिंदु का काम क्या होता है, नाम से पता चल रहा, प्रकाश रोशनी, दीर्घ माने देखने वाला। तो जो यूग्लिना में जो होता है प्रकाश दीर्घ बिंदु क्या काम करता है, जो प्रकाश आ रहा है उसको देखता है, उसको देखकर उसके बाद बोलता है अच्छा तेनिस प्रकाश आ रहा है, तो इसको बोलता है यूग्लिना के चल तेनिस प्रकाश आ रहा है, चल काहेला तेने पोषण की क्रिया करना, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाना, सब पोषण करना। तो प्रकाश के प्रकाश रहेगा तब ना अपना भोजन स्वयं बनेगा, मतलब प्रकाश जनने की क्रिया कर पाएगा कौन, यूग्लिना। तो इसीलिए जब ये जो होते हैं ना मिश्रित पोषी होते हैं, कौन, हमारे यूग्लिना, समझिएगा। यूग्लिना कैसे होते हैं, तो मिश्रित पोषी होते हैं, समझे। मिश्रित पोषी यानी कि दिन में अपना भोजन स्वयं बनाता है और रात में अपन किसी दूसरे जीव को मार के खाता है, समझे। दिन में अपना भोजन स्वयं बनाएगा, रात में दूसरे जीव को मार के खाएगा। तो जब दिन में उसको भोजन स्वयं बनाना है, ठीक है, तो इसको प्रकाश की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। रात में आराम से नीचे था, दूसरे जीव को मार के खा रहा था, ठीक है। और उसके बाद दिन में जब हुआ तो बोला अरे लगता कहने से प्रकाश आ रहा है, तो अब इसको कौन देखेगा, इसको कौन महसूस करेगा कि प्रकाश आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको कैसे पता चलेगा, इसमें कुछ तो होना चाहिए देखने के लिए। तो होता है वही प्रकाश दीर्घ बिंदु, जो क्या करता है, तो देखता है अच्छा प्रकाश आता है, बोलता है कशाभिका के चल 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 कशा इधर प्रकाश देने से आ रहा है, उन्हें जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, प्रकाश में जाएगा प्रकाश तक, तभी तो जहां तक कि इसके पास प्रकाश पहुंच सके तभी तो जाकर वहां प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाएगा। बाकी रात में यूग्लिना तो रात कांड करने लगता है एकदम पूरा, रात में दूसरा के मार के एकदम खाए लगता है। किसको किसको खा जाता है, यही अपने गतिवों को, किसको, तो डायनोफ्लेजिलेट को और डायटम को खा जाता है। पागल है बहुत, रात में एकदम रात कांड करके इसको खाया जाता है, डायनोफ्लेजिलेट को और डायटम को, समझे ना। और दिन में अपना भोजन सीधा साधा बन जाता है, ना बाबू हम अपना भोजन अपने बने वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर वो, रात में एकदम मार के खा जाता है, कहता है कोरोना दिख तो चलना मार के खा जाइए, समझे ना। कौन, यूग्लिना। देखिए इसमें प्रकाश दीर्घ बिंदु होते हैं, इसमें संकुचनशील राजधानी भी मिलते हैं, जो कि पानी की मात्रा यानी कि रस की जल की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इसमें क्या मिलते हैं, संकुचनशील राजधानी मिलते हैं, जो क्या करते हैं, इसमें जल की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। संकुचनशील राजधानी इसमें जल की मात्रा को नियंत्रित करेंगे, यानी कि देखेंगे कितना जल की आवश्यकता उतने जल इसमें रखेंगे, बाकी निकाल देंगे, ठीक है। जितना जल की आवश्यकता क्या करेंगे उतना उपयोग में देते हैं, इतना जल उतना रखेंगे, ज्यादा जब हो जाएगा तो उसको निकाल देगा। कौन, संकुचनशील राजधानी किसे मिलते हैं, यूग्लिना में। ये मिश्रित पोषी होते हैं, तो बता दीजिए मिश्रित पोषी यानी कि क्या करता है, दिन में वही दिन में अपना भोजन स्वयं बनाएगा, रात में देखेगा कि अच्छा कोई ना चल रात कर करके इसको मार देते हैं, यूग्लिना और यूग्लिनोइड को मार के खाए जाएंगे, उसी को खा के अपना भोजन प्राप्त करता है दिन में, जबकि प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन प्राप्त करता है। समझ गए आप लोग। अब कुछ तो बचा नहीं है इसमें, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। आप लोग ना ये जब से कि आप कोई भी टॉपिक या कोई भी सब पढ़ाते हैं तो आप क्या करिए, अपने आप से रिलेट करके पढ़िए उसको, खासकर तो बायोलॉजी जो होता है तो अपने बारे में जानने के विषय होते हैं, तो इसको रिलेट कर सकते हैं, इसको रिलेट करके पढ़िएगा, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।